गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ जो हमने कल बनाया था अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? दैट ग्राफ वाज स्पेसिफिकली फॉर अ मेटल वायर। ध्यान रखिए किसके लिए बनाया था, वो मेटल वायर के लिए बनाया था। तो उस ग्राफ के अंदर इनिशियली आप एक स्ट्रेट लाइन पार्ट देखते हैं। वो स्ट्रेट लाइन पार्ट को क्या बोलते हैं? हैंड रेज करके क्या बता सकते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट स्ट्रेट लाइन पार्ट? यस, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी रेंज। उस पार्ट को प्रोपोर्शनैलिटी रेंज बोलते थे। और एक पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर बना दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, कोई खास चीज इसके बारे में, एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट दैट? हैंड रेज बिकॉज़ अदरवाइज नोबडी वुड बी क्लियर। हाँ, because of that straight line we can say stress is directly proportional to strain. और ये कौन सा लॉ है जो डिफाइन करता है? Hooke's law. So when I asked you should have told Hooke's law remains valid. Exactly, Vrinda, very good. Hooke's law remains valid in this proportionality limit or proportionality range where stress is directly proportional to strain. Fine, ठीक है। तो ए के बाद आपने थोड़ा सा और कर्व पार्ट ऊपर ले जाके बी पॉइंट डिफाइन किया था। व्हाट इज बी? हैंड रेज मतलब we'll have to come to this particular manner. हैंड रेज करके बताएं। परनीत बिल्कुल सही आंसर है आपका। दैट्स कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। क्लियर? बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। और बी तक इलास्टिक रेंज काउंट होती है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी रेंज जो वो इलास्टिक रेंज का ये पार्ट है, राइट? नाउ टेल मी समथिंग अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन दिस इलास्टिक रेंज। फिर देखो आपको जो चीज आती है आप सोचते नहीं हो, फटाफट से हाथ खड़ा कर देते हो, मतलब हाथ खड़ा नहीं करते हो। So whenever you want to say something, try to raise your hand. So yes, all the forces present in this particular range are conservative in nature. And what is so specific about conservative forces? Yes. No heat losses. No heat losses take place, right? Or whenever deforming force is removed, the object regains its original shape and size. Fine. तो इसके बाद जो स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज प्लास्टिक रेंज। ठीक है, प्लास्टिक रेंज के अंदर मुझे हैंड रेज करके आंसर करना। when we remove the deforming force, there is some permanent change in the shape. What specific word is used for that? Raise hand to answer that. Yes. Anybody else? और कोई? प्लास्टिक रेंज के अंदर जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद, उसे कुछ स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। लिख दीजिए, ये आपके बैच में नहीं लिख पाया था। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है दैट्स नोन एज परमानेंट सेट। राइट नाउ so permanent deformation after removal of external force, in plastic range is known as permanent set. Is known as permanent set. ठीक है, क्लियर? फाइन। उसके अलावा जो ग्राफ हमने स्ट्रेस चेंज किया था उसमें एक्सटेंड करके दो चीजें और पढ़नी होती है। We need to talk about ductile and brittle material. आप में से किसी को आइडिया तो you can raise hand. What is a ductile material? Raise hand. See. हाँ बताइए तुषार। Very good. Any material which can easily be extended into wires is called ductile. And what is brittle? नहीं। Exactly. जैसे चौक होता है ना, चौक को थोड़ा सा भी खींचने की कोशिश करोगे, ऐसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। और जो वायर होती है उसे आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो इजीली बेंड हो जाएगा। तो जो मटेरियल इजीली शेप चेंज कर पाता है, जिसको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। एंड द वन व्हिच ब्रेक्स immediately after the elastic range
इज कॉल्ड ब्रिटल। तो ये एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाता है, तो लिखेंगे इसके बाद। राइट डाउन, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, ductile and brittle material. It's like ductile and brittle material. डक्टाइल और ब्रिटल में आप जैसी ग्राफ देखेंगे तो काफी कुछ समझ पाएंगे। जो हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाया था, स्ट्रेट बनाते थे थोड़ा कर्व करके ऐसे, इसके अंदर इलास्टिक लिमिट यहाँ खत्म हो गई थी सपोज करो बी पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट आ गया था यहाँ पे, यील्ड पॉइंट यहाँ पर है और फ्रैक्चर पॉइंट इतना दूर जा, बी और डी के बीच में काफी डिफरेंस है ना, दैट मींस इट हैज गॉट अ लार्ज प्लास्टिक रेंज। कैसी रेंज है इसके पास? लार्ज प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज होने का मतलब डिफॉर्म किया जा सकता है। सो ये डक्टाइल मटेरियल है। और अगर बाय चांस हम लोग ऐसे करके बनाए और इसे बस यहीं पे खत्म कर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बी, जैसे ही यील्ड पॉइंट खत्म हुआ, लगभग और थोड़ा सा इधर डाल लो, जैसे ही यील्ड पॉइंट खत्म हुआ ये मटेरियल ऑलमोस्ट ब्रेक कर देगा। तो इसके पास प्लास्टिक रेंज होती ही नहीं है या बहुत ही थोड़ी सी। क्लियर हुआ? सो बना ले ग्राफ, दिस इज फॉर डक्टाइल एंड दिस इज फॉर ductile and brittle material. Fine. The kind of graph we had drawn yesterday, the same is for ductile. इसमें फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है वो यील्ड पॉइंट से काफी डिस्टेंट होता है, and in case of brittle, fracture point is just close to yield point. So kindly write down. पहले ब्रिटल के लिए लिख रहे हैं, लिखिए मटेरियल which can easily be drawn into wires, material which can easily be drawn into wires, क्या? अच्छा मैं ब्रिटल बोल रहा हूँ, डक्टाइल, थैंक यू। We are writing for ductile, material which can be drawn into wires easily, because of its large plastic range. Because of its large plastic range is called ductile. Is called ductile. Fine. इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, that fracture point lies far from yield point. लिख दें स्टार मार्क करके, fracture point is far from yield point. ठीक है, एक दो नंबर का आता है इतना सफिशिएंट है, इसके बारे में बताना। सॉरी डक्टाइल, मैं फिर ब्रिटल बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो अब लिखेंगे ब्रिटल के बारे में। राइट डाउन, material which either does not possess plastic range, material which either does not possess plastic range or this range is very small. This range is very small and it cannot be drawn in the form of wires. Cannot be drawn in the form of wires. ठीक है, फिर से स्टार मार्क करके लिख दीजिए। फ्रैक्चर पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू यील्ड पॉइंट। ठीक है ना, आया समझ में सबको? सीधी सी बात है, जिसको वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ करना है उसमें लार्ज डिफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए प्लास्टिक रेंज लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, इनके एग्जांपल डाल सकते हैं कोई डक्टाइल मटेरियल, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, है ना, एग्जांपल डाल दीजिए। डक्टाइल के एग्जांपल
कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर भी डाल सकते हैं। और ब्रिटल के लिए चौक लिख सकते हैं, क्ले लिख सकते हैं, क्ले, CLA क्ले है। हाँ नहीं, क्ले गीली क्ले नहीं, जो सूख जाती है। When it gets fixed, उसके बाद तो वो चौक जैसी हो जाती है ना, जिससे आप मोड़ोगे तो वो टूट जाए। ठीक है, तो जो चीजें ऐसे टूट जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इलास्टिक रेंज नहीं थी। आप शुरू करो बिल्कुल जीरो से, हल्की हल्की फोर्स लगाओ तो वो शुरू में वो फोर्स बियर करेगी। That means they were in their elastic range, but beyond that they suddenly break. So that is called a brittle material. And when you keep applying force and there is a permanent deformation taking place, that kind of material is a ductile material. अब एक अलग से आपको समझना है इलास्टोमर्स, लिखें जरा, इलास्टोमर्स। जो हम रबर बोलते हैं ना, बेसिकली रबर इज इलास्टोमर। इलास्टोमर्स के पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता ही नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है, उन्हें हम इलास्टोमर्स कहते हैं। लेकिन इनकी इलास्टिक रेंज बहुत बड़ी होती है। आप खुद सोचो, आपके हाथ में अगर रबर हो, उसको फ्लग कॉपर वायर है, जरा सी खींचेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि खींच गई, राइट। लेकिन अगर रबर आपके हाथ में है तो बहुत दूर तक खींच के छोड़ने पर भी अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। सो इलास्टिक रेंज लार्ज होती है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। गॉट दैट? लिखे जरा इलास्टोमर्स, लिख दीजिए इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ as there is no proportionality range, as there is no proportionality range in stress strain graph, in stress strain graph। ठीक है, क्लियर? तो लिख दीजिए their elastic range is large, elastic range is large, but the graph is not retraced, but the graph is not retraced after removal of deforming force, after removal of deforming force। उसे हम ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी क्लियर कर पाएंगे। स्ट्रेस ऑन वर्टिकल, स्ट्रेन ऑन हॉरिजॉन्टल। सी इट गोज लाइक दिस एंड से कम्स बैक लाइक दिस, गोज एंड कम्स बैक। सो हुआ ये कि यहां से डिफॉर्मेशन इस तरीके से हुई, स्ट्रेट लाइन नहीं शो करना, और फिर जब आपने यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये वापस इस तरीके से, यानी देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, सेम शेप एंड साइज से रीगेन किया, बट ग्राफ रिट्रेस नहीं हुआ। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट। बना दें एक बार, दिस इज फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम कौन सा ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। पहले हमने मेटल वायर के लिए डिस्कस किया, अब हम इलास्टोमर्स के लिए बना। ठीक है, इलास्टोमर्स के अंदर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती है वो कभी भी पूरी तरह से इलास्टिक नहीं, यानी पूरी की पूरी तरह से कंजर्वेटिव, उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों। देख लीजिए, देखिए forces involved are both, forces involved are both conservative as well as non-conservative, forces involved are both, that is conservative as well as non-conservative। So energy losses take place, energy losses take place, take place। तो ये समझना, प्लस 2 में ये फिनोमेना आता है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा है ना? आता है क्या 11th में? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डाया, पैरा एंड फेरो। नहीं, डाया पैरा पढ़े? ऐसा नहीं हो सकता, डाया पैरा पढ़े होंगे तो फेरो भी पढ़ा होगा कुछ,
आयरन फेरोमैग्नेटिक है, कॉपर डायमैग्नेटिक है, नहीं चलो छोड़ो, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस कट। वापस देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, आप जब स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटाया यहाँ से, तो ये देखिए इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो पहले कम हो गया। देखना ध्यान से, स्ट्रेस जो है वो कंपैरेटिवली पहले कम हो गया, एक ही स्ट्रेन के ऊपर जाते हुए स्ट्रेस ज्यादा था, आते हुए स्ट्रेस कम है। तो ये जो लैगिंग बिहाइंड है स्ट्रेन की बिहाइंड स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस। बोलने में अच्छा लगता है, हिस्टैरिसीस। तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा देता हूं, राइट डाउन हिस्टैरिसीस। लिखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर एन इलास्टोमर, stress versus strain graph for an elastomer does not retrace after removal of deforming force. After removal of deforming force, due to lagging behind of strain, as shown in graph, या as shown above लिख दीजिए, as shown above। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हिस्टैरिसीस। लिख दीजिए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। This phenomena is called hysteresis. स्टार मार्क करके लिखिए, area enclosed by hysteresis loop, provides energy lost per unit volume of material. Energy lost per unit volume of material during stretching and de-stretching. During stretching and de-stretching, स्ट्रेसिंग de-stressing भी लिख सकते हो, स्ट्रेचिंग de-stretching। आई होप क्लियर हो आपको। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के एरिया से एनर्जी लॉस, इस लूप एरिया से एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अभी बस इतना याद कर लो, क्योंकि एनर्जी वाला पार्ट ना आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो डेरिवेशन नहीं करेगा। नहीं तो आपको बस इतना क्लियर कर देता हूं, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन प्रोवाइड्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बस स्टार मार्क करके लिख लो, कहीं 1 मार्क क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लिखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, energy per unit volume, that is energy density, equal to half stress multiplied by strain, तो जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स करेंगे कुछ क्वेश्चंस वो भी मैनेज कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको पता चल जाए इसका, ठीक है। सो दैट वाज इट। बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी डेफिनेशंस कवर हो गई है। एक सिर्फ ये मान लीजिए कि शेयरिंग मॉडुलस को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपका कवर अप हो गया, ठीक है। सो एनसीईआरटी से वो अपने क्वेश्चंस किए होंगे, हाँ कैसे लगे, आसान थे मुश्किल थे, सही थे? चलो देखते हैं, आपने अर्नव किए थे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस? चलो, ये जिस बच्चे ने कहा ना डाउट है इसका, तो उसी ने क्वेश्चन किए, वेरी गुड। क्योंकि जिसके डाउट ही नहीं है तो इसका तो उसने क्वेश्चन ही नहीं किया। So I would quickly take on certain questions from here. I expect कि आपके पास NCERT है, right? जिसके पास नहीं है उसने एटलीस्ट घर पे क्वेश्चंस किए होंगे, तो must be having certain idea. Let's see. The first question, is it a doubt for anyone? ठीक है ना? आगे से हम जब NCERT डिस्कस करेंगे तो I would try to take on this kind of method. I'll ask you if somebody says it is a doubt, then only will I take. So it will save some time. Second question. देखिए ध्यान से, इसमें क्या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है।
and they're asking you to find Young's modulus. आप जानते हैं Young's modulus is equal to stress upon strain. सर जो एनसीईआरटी में ये यंग मॉडुलस और मॉडुलस का नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं करते, एग्जाम में वो प्रोवाइडेड हो. I told you earlier also, NCERT assumes कि भाई चलो क्वेश्चंस में दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, whatever they have given in table that can be used from there, right? फिर भी मैंने आपको बताया था you sorry स्कूल में नहीं देते हैं ऐसे नहीं. फिर भी चलो मैंने आपको स्टेट याद करवाया था. नहीं, you can ask them. We are not supposed to learn these ways, definitely not. ये तो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू किससे याद करेंगे? That's a wrong approach. If somebody doesn't provide it, that's a wrong approach. हाँ, you must have an idea of the power. Like स्टील के लिए, कॉपर के लिए मैंने आपको बता दिया कि 10 और 11 के आसपास होता है. That's it. तो नहीं पता. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, because you must know that stress upon strain is modulus of elasticity. तो वो फाइंड करना है, तो कर सकते हैं आराम से एक पॉइंट चूज करके. जो 9.3 है ये थोड़ा सा ना ड्यूबियस सा क्वेश्चन है. किस सेंस में? ध्यान दीजिए, मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद ना इनको क्लियर डिस्टिंक्शन देनी चाहिए थी, अगर पूछना ही था कि कौन सा ज्यादा ऊपर तक गया है, कौन सा नीचे तक गया है. वहां जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आता है. But let's see 9.3. This is a stress strain graph for material A and B are shown. The graphs are drawn to the same scale, right? मतलब अगर किसी में 1 सेंटीमीटर तो दूसरे में भी वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. Which of the materials has the greater Young's modulus? तो greater Young's modulus के लिए क्या चीज देखोगे आप stress strain graph? Hand raise. What would you check? What would you check to find Young's modulus in stress strain graph? Yes. Okay. You are free to give your answers and don't feel embarrassed if you are not right in answering. Right? This is a process. Yes. Okay. कोई बात नहीं. और कोई? Okay. Anybody else? Slow. अभी सब मेरी बात को ध्यान से सुनो. जिनके भी आंसर्स अप टू द मार्क नहीं थे, दे शुड अंडरस्टैंड. इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसमें डिस्कशन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ऐसे वाला ग्राफ बना सके क्वेश्चन कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो नीड टू अंडरस्टैंड. जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे तो ये बताया था कि सपोज यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो ग्राफ के स्लोप से कौन सी क्वांटिटी मिलती है? डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी चेंज इन दिस अपॉन चेंज इन दिस और दिस अपॉन this is provided by the slope. आया ध्यान आपको? So जैसे velocity versus time provides you acceleration. Slope of velocity versus time provides acceleration. Slope of x versus t provides velocity. क्यों? क्योंकि आप उसका रेशियो कंसीडर कर रहे होते हैं. Similarly here, stress upon strain is what? Modulus of elasticity. तो आपको क्या चेक करना है? A और B दोनों में से कौन सा ग्राफ ज्यादा स्टीप है? देखें कौन सा ज्यादा स्टीप है? A और B? A is more. So A के लिए Young's modulus comparatively ज्यादा है, greater. Second one, which of the two is stronger material? दोनों में से strong कौन सा? कैसे पता चलेगा? फ्रैक्चर पॉइंट बोल दो या आप उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते. जिसके लिए अब जो आप बोल रहे थे, बीच में कोई बोल रहा था ग्राफ ज्यादा ऊपर तक जाना चाहिए, तो ग्राफ ज्यादा ऊपर तक जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस जो बियरेबल है वो ज्यादा है. आप समझो ग्राफ को, एज इट गोज अप, जितना ऊपर तक जाएगा उतना उसका अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ जाएगा, यानी वो ज्यादा बियरिंग एबिलिटी रखता है, तो मटेरियल कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग. सो यहाँ पे वो वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे ना देखने से बहुत अच्छे से पता चल नहीं. तो देखना कैसे पड़ेगा? स्केल लगा के. स्केल लगा के कौन सा ज्यादा ऊपर लगा है? बी लग रहा है. देखते हैं एनसीईआरटी किसको कहती है. आप पूरे ध्यान से देख लो, आपके पास स्केल है, पेन है, उसको ट्राई करके देख लो. जो ज्यादा ऊपर तक है वो राइट आंसर है. देखिए ध्यान से. हाँ जी, पक्का? आई न्यू दैट. हाँ मैंने कहा ना, तभी तो देखने से ऐसा लग रहा है कि बी ज्यादा ऊपर तक है, लेकिन इन्होंने कंसीडर किसको किया हुआ है? तो मैं वही बोल रहा था, अगर बच्चों कॉन्सेप्ट ही चेक करना चाहते हो तो सही से बना दो ना, थोड़ा ऊपर नीचे कर दो. वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट. सभी अंडरस्टैंड करें इस चीज को. प्लीज लुक एट मी. आपको क्लैरिटी ये चाहिए कि जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा. क्यों धनंजय? स्लोप से क्या मिल रहा है? स्लोप से क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से क्या मिल रहा है? मॉडुलस ऑफ. मॉडुलस ऑफ. हमारा नेता कौन? धनंजय.
सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के स्लोप से क्या मिलता है धनंजय? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और नारा लगाना है दोबारा से। तो सेकेंड जो है, आपको ज्यादा बेटर मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल जब देखना था तो जिसका बियरेबल स्ट्रेस ज्यादा है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा है, तो ये को ही कंसीडर। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन, इट्स अ गुड वन। Read the following two statements below carefully and state with reason if it is true or false. Young's modulus of rubber is greater than steel. ये तो पहले ही क्वेश्चन किया था हमने। False. सबको पता है। The stretching of a coil is determined by its shear modulus. True. पढ़ा है आपने? बोले? एक coil है, ये coil है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचते हैं हम लोग, स्ट्रेच हो जाता है। बताइए शाबाश। Which of the, sorry, क्या बोला हमने? Stretching of coil is determined by shear modulus. Is it so? Won't Young's modulus play any role in this? No. हम बेसिकली शेप चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो आई एग्री विद यू कि हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं? shear modulus। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी का आंसर चेक करो, करो जरा, बस इतना ही लिखा है। लिखो लिखो, देखो शाबाश। आप लोग भी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए, देयर आर स्पेसिफिक रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, तो क्या क्या अंडरस्टैंड करना है फिर देखिए एक बार। आप यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, मतलब यू अगर एग्जाम में तो सिर्फ ट्रू मत लिखना, आपको साथ में लिखना है, बिकॉज देयर इज ओनली अ चेंज इन शेप एंड लेंथ रिमेन्स सेम। हम लेंथ में कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं। ठीक है, 9.5, क्या डाउट है आपका? एनीवन डाउट है? So, जिनका भी डाउट है, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, they must open their notebook and do it along with me. सत्यार्थ, धनंजय, किया? देखिए ध्यान से, please stop talking. This is 1.5 मीटर और ये स्टील है, 4 किलोग्राम यहाँ पे अटैच्ड है, 1 मीटर इसकी लेंथ में ये ब्रास है, and this is 6 kilogram. Now again they must have not provided you with the Young's modulus, which you'll have to see from table. Diameter, two wires of diameter 0.25 centimeter each, दोनों का डाया 0.25 centimeter. One made of steel, other of brass are loaded as shown. The unloading length of steel is 1.5, that of brass is 1. Compute the elongations of steel and brass. तो अर्नब देखो इसमें क्यों प्रॉब्लम है आपको? Let's check it. If you look at brass only, the initial length is 1 meter. Weight on it becomes 6g. So g is 10. I can make it 60 newton. So my dear, delta L का फॉर्मूला क्या है? आप में क्लास में से जो बोल सकते हैं एक साथ बोले, Young's modulus y is equal to f by a। बिल्कुल सही। और फाइंड क्या करना है? so y और डेल्टा को किया इंटरचेंज, तो दैट्स इट। कर लोगे ना? सो हाँ, कैलकुलेशन हो सकती है, नो डाउट। सो डेल्टा L becomes equal to f L upon a y. This will give you the elongation in brass. But just tell me, परीक्षित, स्टील की elongation फाइंड करने के लिए मुझे टोटल फोर्स कितनी कंसीडर करनी है? बताओ। स्टील की elongation के लिए जब मैं फोर्स लिखने जाऊंगा, यहाँ पे तो मैंने फोर्स कितनी लिखी? 60 न्यूटन। स्टील वाले के लिए कितने लिखूं? 40 या 100? हाँ जी, खाली स्टील के लिए 100। सर जी ये देखिए, यहाँ से 40 लगेगा, ये वायर भी तो इसको खींच रही है ना साथ में, so the tension here is equal to 60. Hope it is clear. So ये एक important point है यहाँ पे ध्यान रखने वाला कि 60 plus 40 this will be 100. So उसके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा L ऑफ स्टील मिल जाएगा। Done? एग्जाम में from my side एग्जाम में Young's modulus प्रोवाइड, जब तक गिवन नहीं है आप वायर को मासलेस। ठीक है, next question 9.6. Is there a doubt? 7, 9.7.
शेयर मॉडुलस छोड़ दो, हाँ छोड़ दो 9.8 9.9 9.9 इज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मैं वैसे डिस्कस कर लूंगा आपसे। It simply says a steel cable with a radius of 1.5 meter supports a chair lift at a ski area. If the maximum stress is not to exceed 10.8 Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? तो ये तो आप आराम से कर लेंगे, है ना, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। रेडियस गिवन है और ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, तो बच्चे आप हेल्प करोगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है और रेडियस गिवन है, ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, क्या एक्सप्रेशन होगा दोनों का रिलेशन क्या होगा? वैसे बता स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी स्ट्रेस की? मतलब अगर स्ट्रेस डिफाइन कर दो दैट मींस सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। सर जी हाँ, गर्दन तो बहुत अच्छे से हिलती है, मजा आ जाता है देख के, लेकिन जो बात भी हिलनी चाहिए सुने फिर ध्यान से। ब्रेकिंग मतलब एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, सो व्हेन यू वांट टू फाइंड फोर्स इट इज स्ट्रेस इनटू एरिया, बिल्कुल सही है। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स, वो लोड आ जाए, ठीक है। 10th क्वेश्चन, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires each 2 meter long, those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratios of their diameters if each is to have same tension. तो 3 वायर्स बनानी है आपको और उनके साथ एक रॉड ऐसे है, इनमें इलोंगेशन सेम कंसीडर करें। ध्यान दें, जो रॉड का वेट है डाउनवर्ड्स वो इनके अंदर लगने वाली टेंशन ने क्लियर की, सम ऑफ ऑल दी टेंशंस ने क्लियर किया। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो मुझे गाइड कर सकते हैं सर किस तरह से क्वेश्चन करना है। नीचे आ गया 15 into g, g को मैं 10 कंसीडर कर लेता हूं, 150 न्यूटन, इधर भी टेंशन T T1, इधर भी टेंशन T1, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की हैं, एक्सटेंशन सेम है तो दोनों में टेंशन भी सेम है, और इसके अंदर टेंशन को कंसीडर कर लेता हूं T। समझ में आ रहा है? देखिए दोनों के यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, दोनों के यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, लेकिन दोनों में एक्सटेंशन सेम है। एक एक्सप्रेशन आपने बार-बार लिखना है, y is equal to f by a l by डेल्टा। देखो एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है वायर्स का, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेंथ सेम है, चेंज इन लेंथ भी सेम है, गॉट दैट, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, चेंज इन लेंथ भी सेम है, यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, तो इसका मतलब इनके अंदर लगने वाली फोर्स डिफरेंट है, यानी इनके अंदर जो टेंशन है वो डिफरेंट। हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड? फिर सुनना ध्यान से, इसने क्या बताया, इसने खुद ये बताया कि एक्सटेंशन सेम कंसीडर करनी है। लेट अस गो टू दिस फॉर्मूला, जो आप कहना चाहते हो। फर्स्ट रो में हर कोई सोचता है कोई 3 वायर है, तीनों सिमेट्रिकली लगी हुई है, तो तीनों को इक्वल लोड उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल एकदम डिफरेंट है, तो जब आप फोर्स की बात करते हैं तो F becomes equal to YA delta L by L, agree? Now have they provided the area of cross section to be same? देख लो ध्यान से, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires each of 2 meter long, those at each end are of copper and middle one is of iron, determine the ratio of their diameters if each is to have the same tension, जिसमें same tension लिखा हो। अगर बाय चांस ये आपको प्रोवाइड करता है कि एरिया सेम है तो आपको टेंशन डिफरेंट कंसीडर करनी पड़ती है, क्लियर? तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से बताता हूं, अगर एरिया सेम कंसीडर करना है, लेंथ सेम है, चेंज इन लेंथ भी सेम है, तो माय डियर यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होने पर टेंशन डिफरेंट होगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने खुद से कहा कि टेंशन सेम है और आपको इनके वायर्स के डायमीटर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो डियर यहां एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है, F सेम है, Y सेम है, डेल्टा L और L सेम हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। तो आप कॉपर के दो कौन से हैं, कॉपर एंड स्टील एंड आयरन, सॉरी। तो एरिया या डायमीटर फॉर स्टील अपॉन डायमीटर फॉर आयरन के लिए आप पाई आर स्क्वायर लिख के फिर सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे,
A becomes equal to F into L upon Y into delta. Tension is same, length is same, extension is same. So direct relation किसका आ गया? area and Young's modulus. So area को लिख सकते हैं pi r square. So finally आप क्या लिख रहे होंगे? Pi r square is proportional to 1 upon Young's modulus. I hope ये clear है सबको. अब आप r के लिए pi भी छोड़ सकते हैं. Radius of steel upon square डाल देता हूँ upon radius of iron Fe होता है. तो steel किसने करवाया था? हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं ना. तो मैंने तो कॉपर बोला था, आपने कॉपर का स्टील करवा दिया था. कोई बात नहीं, दैट्स ओके, नो वरीज. स्टील एंड आयरन है, कॉपर एंड आयरन सॉरी. सो r ऑफ कॉपर का स्क्वायर अपॉन r ऑफ आयरन का स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू यंग्स मॉडुलस का इनवर्स है. यंग्स मॉडुलस फॉर आयरन अपॉन यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर. अब आप अंडर रूट कर देना, उससे आपको रेडियस का रेशियो. So ultimately r of copper upon r of iron is equal to under root of y of iron upon y of copper. That's ठीक है. सॉरी नहीं, रेडियस का जो रेशियो होगा वही तो डायमीटर का होगा. ठीक है, रेशियो पूछा ना यहाँ पे, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट आपकी बात बिल्कुल सही है. हो सकता है टीचर डायमीटर देखना चाहे तो आप एरिया में पाई d स्क्वायर बाय 4 कर देना. पाई d स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं. तो पाई और 4 भी हट जाएगा. फिर से क्या आएगा यहाँ पे? d स्क्वायर ऑफ कॉपर अपॉन d स्क्वायर ऑफ आयरन. इतना तो कर सकते हैं सभी. ठीक है. 11th क्वेश्चन अगेन इज इंपॉर्टेंट. आप सोचिए कोई वायर पकड़ के आप ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाने लगते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस वायर में कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा. ऐसे समझना एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ कुछ मास अटैच किया और उसे हॉरिजॉन्टली घुमाना शुरू कर दिया, तो स्प्रिंग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ओपन अप होगा ना. तो similarly you can think as the spring opens up, similarly the wire also extends slightly because of the force that acts in the outward direction. Right? कौन सी force लगेगी outward direction? सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है. सेंट्रीपिटल. ठीक है. Let's see 11th question. 14.5 kilogram mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle. ये तो vertical में कर रहे हैं वैसे भी. With an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. ये नहीं बोल रहा कि हर समय angular velocity 2 revolution per second है. 2 revolution per second कहाँ पर है? Bottom. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at lowest point of its path. तो मैं इसकी इक्वेशन आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर पाएं. बनाइए मेरे साथ साथ. They are talking about a vertical circle. एक वायर आपने कंसीडर करी, उसके साथ मास अटैच किया, उसे वर्टिकली स्विर्ल कर दिया या व्हिर्ल कर दिया. तो वी एक्सपेक्ट कि वायर के अंदर कुछ एक्सटेंशन जरूर आ जाए. सो इट गोज लाइक दिस. सेंटर बॉटम की बात हो रही है. ऑब्वियसली mgx डाउनवर्ड्स, टेंशन x अपवर्ड्स. mg डाउनवर्ड्स. जिसने भी नहीं किया ना, they should draw it along. ठीक है. यहां से mg डाउनवर्ड्स और टेंशन अपवर्ड्स. सो जब कोई चीज रिवॉल्व करते हैं तो कौन सी इक्वेशन लिखते हैं? सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखते हैं. यहाँ पे सेंट्रीपिटल क्या बनेगा? T minus mg. एग्री? T minus mg is equal to m omega square into r, जहाँ पे r ये टोटल लेंथ. ध्यान देना, r जो आपको कंसीडर करना है एक्चुअली वो इनिशियल लेंथ प्लस एक्सटेंशन कंसीडर करना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सुनिए मेरी बात ध्यान से. जब आप वायर को घुमा ही रहे हैं तो एट दैट वेरी मोमेंट जो लेंथ है आप तो वही कंसीडर करेंगे ना. तो अगर वायर खिंची है तो आपको टोटल खिंची हुई लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी ना. सो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? T minus mg is equal to m omega square present radius, that is initial length plus delta L. लिखिए लिखिए शाबाश. यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं डेल्टा L is the extension. डेल्टा is the extension. और ऑब्वियस है मटेरियल यूज कर रहे हो, एक्सटेंशन की बात कर रहे हो तो आपको ये मॉडल्स यूज करना पड़ेगा.
यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू f क्या है यहाँ पे, f t माइनस mg है या t है। चलो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। आप जो यंग्स मॉडुलस लिख रहे हैं वो वायर के लिए लिख रहे हैं, है ना। याद करो स्ट्रेस किसे डिफाइन करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो कहां लगती है, वायर के बाहर या उसके अंदर, अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना जो टेंशन होती है वही कंसिडर करना। आई होप ये कॉन्सेप्चुअली आप सबको क्लियर हुआ। गिदार्थ भाई आप जब इस वायर के लिए यंग मॉडुलस लिखने जा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, तो फोर्स भी वही यूज करेंगे जो इसके अंदर डेवलप होती है। तो इसके अंदर तो सिर्फ टेंशन डेवलप हुई है। सो व्हाट वी डू इज y is equal to tension upon area, area of cross section। रेडियस की वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर कर दो, डायमीटर तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 कर देना, मैं a लिख रहा हूं उसको, इनटू l अपॉन डेल्टा l। गॉट इट। हाँ गिवन रहेगा, उसे आप मेंशन करें, मतलब रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, एरिया जो भी गिवन है वो यहाँ लिख देंगे। तो मेरा काम यहां से शुरू होता है। देखिए आपसे कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सभी के लिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दैट द फोर्स टू बी कंसीडर्ड हियर इज टेंशन, नॉट mg, नॉट t minus mg। why? because it has to be the internal restoring force and that force is t only। got that? so once again जब बॉटम पे है तो भैया सेंट्रीपिटल के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, t minus mg is equal to m omega square r। r क्या होती है, प्रेजेंट लेंथ, दैट लेंथ इज इक्वल टू l plus delta l। यंग्स मॉडुलस यूज किया तो उसके अकॉर्डिंग t by a l by delta l आ गया। फाइंड क्या करना है, देखो देखो फाइंड क्या करना है, डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। ध्यान देखना ध्यान से, कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, डेल्टा एल और टेंशन है, दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस है, कर सकते हैं आराम से। इसे उठा के यहां से डेल्टा एल निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, या यहां से टी फाइंड आउट करो उठा के यहां पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। बट विल बी प्रेटी मच लेंथी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन एल के कंपैरिजन, देखो यहाँ पे तो डेल्टा एल अलग से लिखा हुआ है। अगर आपको 1 मीटर के अंदर 0.001 मीटर यानी 1 मिलीमीटर ऐड करना हो तो आप छोड़ सकते हैं ना उसको। 1 मीटर एंड 1.001 मीटर इज ऑलमोस्ट द सेम। तो जहां पे ये ऐड कर रहे थे वहां पे डेल्टा एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझे? अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कितना इजी हो गया आपके लिए। यहां से आप डायरेक्टली टी निकाल लो, टी बिकम्स इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, l बेसिकली जो इनिशियल लेंथ थी, और उसे उठा के यहां पुट कर दो, उससे डेल्टा एल। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई। तो दो एक्सप्रेशंस कैसे आए वो क्लियर। डेल्टा एल को नेग्लेक्ट क्यों किया, बिकॉज़ इट वाज टू बी एडेड इन l व्हिच वाज मच ग्रेटर देन डेल्टा एल, सो कुड बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, कर लेंगे सभी। इवन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंदर भी आपको ये सेम करना होता है, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑन बल्क मॉड्यूलस। वही प्रेशर वाला, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कर सकते हैं आप, डेंसिटी ऑफ वाटर वाला भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी बाय वी। बल्क मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन याद है, b इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाय v। तो डेल्टा v बाय v आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को आराम से। 16 तक के क्वेश्चंस कर लें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से। 18 क्वेश्चन के अंदर ऐसे करके दो वायर्स हैंग हो रही है और उनसे एक रॉड को हैंग किया गया और यहाँ कुछ वेट शो किया है। टोटल लेंथ इज 1.05 मीटर, काइंड ऑफ रॉड A B, rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at its ends by two wires of steel and aluminum। A steel है और ये aluminum। The cross-sectional areas of the two wires are 1 millimeter square and 2 millimeter square। 1 millimeter square and 2 millimeter square। आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। आई वुड लाइक टू हैव सम इनपुट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपके इनपुट चाहूंगा।
At what point along the rod should a mass then be suspended in order to produce equal stress? फर्स्ट पार्ट में इक्वल स्ट्रेस करना, और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जैसे कहते हैं ना, पहले क्या होता था, एनसीईआरटी में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अब वो सारे आ चुके हैं इसलिए नहीं आते, अब नए बनते हैं। तो ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो लोड है इसे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हैंग किया जाए कि दोनों वायर्स के अंदर इक्वल स्ट्रेस आए। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इनके अंदर टेंशंस मान लो T1 और T2 है, टेंशंस T1 एंड T2 है, हम बहुत आएंगे T2। सो T1 T2 है, ये डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.05 माइनस x। गॉट दैट? हमें किस कंडीशन की तरफ जाना है, क्या चीज सेम चाहिए, स्ट्रेस। क्या सेम चाहिए, स्ट्रेस सेम चाहिए। तो स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया के बारे में तो बता ही रखा है, एरिया के बारे में बता ही रखा है। तो देखो ना, F की जगह T लिख दूं, T1 by A1 must be equal to T2 by A1। क्लियर हुआ? T1 by A1 is equal to T2 by A2। A1 A2 आपके पास है तो T1 T2 का रेशियो मिल जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे A2 कितना है, 2 टाइम्स, so T2 becomes twice of T1। will it be A1? हाँ नहीं, यहाँ से देखो मिलीमीटर स्क्वायर प्रोवाइड है एरिया या कुछ रेडियस वगैरह प्रोवाइड है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, एरिया ही प्रोवाइडेड है, मिलीमीटर स्क्वायर ही है। सो ये एरिया डबल है तो ये टेंशन भी डबल हो गई, T2 विल बी ट्वाइस ऑफ T1। हो गया? अब आपको तो इक्वल स्ट्रेस करके इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। T1 T2 का रेशियो मिल गया है, उनकी एक दूसरे की कॉमन वैल्यू। अब क्या करना चाहिए आपको, सोचो आपको कोई इंट्यूशन हो रही है किस तरह का फंडामेंटल यूज करना चाहिए। यहाँ पे वेट हैंग करना है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना क्वेश्चन। सो क्यों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव बन गया, बिकॉज इसके अंदर आपको रोटेशनल का कॉन्सेप्ट साथ में लगा। देखें सभी समझ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है? इस पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क कंसीडर करेंगे तो T1 इंटू, याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो T1 इंटू x और T2 इंटू 1.05 माइनस x। दैट्स इट क्वेश्चन। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दें इसके ऊपर। These are two different materials जिनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइडेड है, और यहां से पूछा कितने डिस्टेंस पे वेट हैंग किया जाए ताकि दोनों के अंदर स्ट्रेस सेम हो जाए। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल किए तो वहां से T2 T1 की फॉर्म में मिल गया, ट्वाइस आ गया। उसके बाद आपको एग्जैक्टली लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड करने पे उसको इन्वॉल्व करके कुछ करना पड़ेगा। वो हमें सजेस्ट करता है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0। उससे क्या होगा, वेट प्रोवाइडेड नहीं है लेकिन वेट उसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि उसकी वजह से टॉर्क कितना हो गया, 0। अब सोच के बताओ T1 का टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और T2 का, so clockwise torque should be equal to anti-clockwise torque, so T1 into x will be equal to T2 into 1.05 minus x। करोगे सॉल्व? फाइन। इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें कहा गया कि इक्वल स्ट्रेन आना चाहिए। इक्वल स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेस में क्या रिलेशन है? आप ये तो समझते हैं कि जाना तो पड़ेगा यहाँ पे ऑब्वियसली। इस डिस्टेंस के ऊपर जब इक्विलिब्रियम स्टडी करोगे तो T1 into x will be equal to T2 into 1.05 माइनस x, ये तो करना ही पड़ेगा। ये करने के बाद आपको स्ट्रेन इक्वल करनी है। स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस। अगर आपको स्ट्रेन इक्वल करने हैं तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इक्वल करना है, ध्यान देना। Strain upon Young's modulus, y1 y2। The only change in question is because strains are to be compared, आप stress को y से divide कर दो, तो T1 by A1 y1 will be equal to T2 by A2। लक्ष्य क्लियर हुआ आपको? Anybody in the class जिसको कोई प्रॉब्लम है ये समझने में कि स्ट्रेस हमने इक्वल किए फिर स्ट्रेन इक्वल किए तो y से क्यों डिवाइड कर दिया? स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन y। बस यहाँ से फिर T1 T2 का रेशियो आएगा, उठा के उसी इक्वेशन में डाल देना क्वेश्चन। तो इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना स्कूल एग्जाम के पॉइंट्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका फिनिश है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से एक दो एक्सप्रेशंस करवाने और बाद में करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करना है दैट इज बल्क ऑफ अ मैटर। बल्क ऑफ अ मैटर में आप सॉलिड तो पढ़ चुके हैं,
दैट इज फ्लूइड, और फ्लूइड में भी पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट एंड डायनामिक दैट इज इन मोशन। होप इट इज क्लियर।